नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं लखनवी अंदाज रचना, जो कि एमपी असिस्टेंट जो अस्पताल सहायक है उसकी भर्ती के सिलेबस में जो है लगी हुई है। तो रचना को पढ़ने से पहले इसके लेखक हैं यशपाल जी, तो उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि लेखक की जो अन्य रचनाएं हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यशपाल का जन्म हुआ था सन 1903 में, पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कांगड़ा में, उसके बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया, क्योंकि वहाँ पहले जो आज़ादी के पहले का जन्म है तो लाहौर भी भारत में ही था, अब तो पाकिस्तान में चला गया है। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ, जो कि महान क्रांतिकारी थे। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण वे जेल भी गए और उनकी मृत्यु 1976 में हो गई। मतलब जैसे वो भगत सिंह जी और सुखदेव जी से मिले तो फिर वो क्रांतिकारी कार्यक्रमों में भाग लेने लगे, जिसके कारण उन्हें जो है जेल भी जाना पड़ा। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकार की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हुई हैं। मतलब उनकी रचनाओं में देखोगे तो जो समाज में भेदभाव है, राजनीतिक पाखंड है, पुरानी जो रूढ़ी परंपराएं जिनका कोई मतलब नहीं है चल रही हैं, तो उनके खिलाफ जो है उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उनकी प्रमुख कहानी संग्रहों में हैं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, बादुलिया, फूलों का कुर्ता। यह उनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। संग्रह का मतलब होता है कि एक संग्रह में बहुत सारी कहानियाँ होंगी, तो उनको एक साथ एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया तो वो कहलाता है संग्रह। या तो उसको कोई अलग नाम दे दिया या उसी कहानियों में से किसी एक कहानी का नाम दे दिया और पूरा संग्रह छप गया। तो प्रमुख कहानियाँ और संग्रह कौन कौन से हैं? ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, बादुलिया, फूलों का कुर्ता। उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो कि झूठा सच। यह भारत की विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। मतलब इसमें जो भारत विभाजन हुआ था उस समय पे किस प्रकार की समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ी, तो उसके बारे में वर्णन किया गया है। उनके कुछ और अन्य प्रमुख उपन्यास हैं, जिनमें अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। तो उनके जो कहानी संग्रह और जो उपन्यास हैं इनको आपको याद कर लेना है। अब रचना के बारे में दिया गया है कि यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो यह एक व्यंग है जो कि सामंती वर्ग, जो पहले जिनका ज़मींदार हो गए, नवाब हो गए, जिनका पहले शासन था, लेकिन जो है आज़ादी के बाद लोकतंत्र आ गया भारत में तो सबका शासन छिन गया, लेकिन वो अभी भी जो लोग थे वो उसी प्रकार की ऐंठन में जी रहे हैं। तो उन्हीं पर व्यंग करते हुए यह लखनवी अंदाज यशपाल जी ने लिखा है। आइए अब रचना को शुरू करते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। आराम में सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी, मतलब ट्रेन में लेखक जो है यात्रा करेगा। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर और जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डब्बा निर्जन नहीं था। मतलब जैसा अनुमान लग रहा था कि डिब्बा में लोग नहीं ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक रखते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर
आत्मसम्मान में आंखें चुरा लीं। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। जाकर के लेखक नवाब साहब के सामने वाली सीट पर बैठ गया और ना उनने बातचीत शुरू की ना इनने बातचीत की शुरू की। तो दोनों लोग जो है चुपचाप बैठे रहे और सोचते रहे। लेखक संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। मतलब जो नवाब साहब बैठे थे वो बढ़िया अपनी सीट पर बैठे थे, सामने तौलिया बिछाकर उस पर जो है खीरे रखे हुए थे। लेकिन जैसे लेखक पहुंच गए सामने तो उनका जो है सब सिस्टम ख़राब हो गया। अब इनके सामने कैसे खाएं कि जो है। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। तब काफ़ी देर हो गया तो नवाब साहब ने फिर लेखक से संवाद शुरू किया कि जो है खीरे का शौक़ फरमाएंगे, मतलब खीरा खाना चाहेंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया शुक्रिया किबला शौक़ फरमाए, मतलब जवाब दिया कि आप ही जो है खाएँ, हम नहीं खाएंगे। नवाब साहब के ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखा, गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरा के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। मतलब उन्होंने जब लेखक ने मना कर दिया तो उन्होंने फिर नीचे जो सीट के नीचे लोटा रखा था उसको निकाला, उस बढ़िया खीरे दोनों को धोया और चाकू निकाल के उसका जो ऊपरी सिरा होता है उसको काटा और उसको रगड़ना शुरू किया। जब अपन खीरा को रगड़ते हैं तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद झाग निकलता है, जिससे कहते हैं कि उससे कड़वापन दूर हो जाता है। तो नवाब साहब ने भी वैसा किया, उसको काटा और उसको रगड़ना शुरू किया। फिर खीरे को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते हुए फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े जो है करके और तौलिया पर सजा लिए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक, पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जमा जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। मतलब जो खीरा बेचने वाले जो चीज़ें लिए रहते हैं वो नवाब साहब भी लिए थे। ये जीरा मिला बढ़िया नमक लाल मिर्च जो है उन्होंने खीरे को काटा और उस पर जो है बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा व जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। मतलब उनके चेहरे को देख करके लग रहा था कि वो खीरे के स्वाद को जो है अनुभव कर रहे हैं। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, ये महत्वपूर्ण है। तो जो नवाब साहब खीरा खा रहे थे उस खीरे कौन सा खीरा था, वो लखनऊ का बालम खीरा। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुँह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाए। मतलब जब उन्होंने बढ़िया नमक मिर्च लगा लिया फिर से नवाब साहब ने लेखक से पूछा कि जो है खीरा खाएंगे। अब बढ़िया नमक उसमें लगा था तो देख करके जो है पानी तो मुंह में आ ही रहा था लेखक के, लेकिन अब पहले मना कर चुके हैं और हाँ कैसे बोलें, क्योंकि आत्मसम्मान की बात है। तो फिर उन्होंने आत्मसम्मान को बचाना ही उचित समझा और फिर से मना कर दिया कि आप ही खाइए और जो है मेरा पीठ भी ठीक नहीं है। नवाब साहब ने सातृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होंठों से तक ले गए, फाँक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली।
मुँह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नमक नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। मतलब उनके खीरा खाने का तरीका बहुत ही अजीब था। जब लेखक ने मना कर दिया कि नहीं खाएंगे, तो फिर उन्होंने अपना शुरू किया। पहले उन्होंने जैसे एक टुकड़े को उठाया, एक फाँक को उठाया और नाक के पास ले गए, उसको सूंघा और जो मुंह में पानी आ गया उसको बढ़िया गुटक गए और जो है उसका स्वाद लिया और खीरे की फाँक को बाहर फेंक दिया खिड़की के। ऐसे ऐसे कर करके उन्होंने सभी फाँकों को और सूंघ करके और जो है रसास्वादन करके उसका आनंद ले करके फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। मतलब जैसे उन्होंने पूरी फेंक दी वो खीरे की फाँकें, फिर उन्होंने लेखक की ओर देखा तो लेखक को माने ऐसा लगा जैसे ये कहना चाहते हों कि ये है ख़ानदानों के रईसी ख़ानदान का खीरा खाने का तरीका। नवाब साहब की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है कि ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे हैं, खीरा इस्तेमाल करने के वक्त इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से असंतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति भी हो सकती है। मतलब उन्होंने लेखक कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नवाब साहब ने खीरा खाया है, यह तरीका हो सकता है एक खीरा खाने का, स्वाद भी हो सकता है मिल गया हो, लेकिन क्या इसके जो है पेट भी जो है भर सकता है क्या। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। मैदा माने पेट होता। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये हैं नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यहाँ पर लेखक के मन में एक विचार आ गया, जैसे नवाब साहब ने खीरे को सुगंध से भर जो है और पेट से उनके जो है बाद में भरने की जो है डकार आ गई। तो जब पेट भरने की डकार आ गई तब लेखक के दिमाग में आया, जब बिना खाए ही पेट भरने की डकार आ सकती है, तो क्या बिना घटना, विचार या पात्रों के कहानी नहीं रची जा सकती लेखक की इच्छा मात्र से। तो यहीं पर यह व्यंग जो है समाप्त हो जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।